हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग उपकार का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में हिस्ट्री का 1 to 50 तक किए थे क्वेश्चन, ठीक है। इतिहास एवं संस्कृति का 1 से 50 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम लोग 50 से आगे करेंगे, 50 से अप्रॉक्स 100 तक करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने कल पिछली क्लास में 50 तक कर लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं है। वे अश्वों, रथों और कांसों का उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, वे तार्म और आधुनिक फाल के उपयोग से परिचित थे। बताइए 51 नंबर कौन सा विशेषता नहीं है, ठीक है। एक इसमें है 4 ऑप्शन में जो विशेषता नहीं है। वे लोहे के उपयोग से परिचित है, ये विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विशेषता है, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के तीनों विशेषता, वे अश्व, रथों, कांस के उपयोग से परिचित थे, ठीक है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, वे ताम्र और आधुनिक फलहाल के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका, जो ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषता नहीं थी, लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। नेक्स्ट, सुलेखन खुशखली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। सुलेखन खुशखली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। यूरोपियन ने, भारतीय ने, अरबों ने, चीनियों ने। 52 नंबर बताइए। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, सुलेखन की, इसकी शुरुआत की थी अरबों ने, ठीक है। 53 नंबर, अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण और वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था। वैसा अधिकारी जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण और वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार था, उसको क्या नाम था। करोड़ी, कारकुन, कानूनगो, पटवारी, ठीक है। उसको क्या नाम था, उसको नाम था करोड़ी, ठीक है। संगम ग्रंथ तोलकापियम का मुख्य विषय क्या है। चोल वंश का इतिहास है, पांड्य शासक की उपलब्धि है, प्रेम कथा है, तमिल व्याकरण है। 54 नंबर बताइए कि संगम ग्रंथ का तोलकापियम का मुख्य विषय क्या है। ये इसका मुख्य विषय है तमिल व्याकरण है, ठीक है। संगम ग्रंथ का तोलकापियम जो है क्या है, इसका संबंध है तमिल व्याकरण से है, ठीक है। तोलकापियम का संबंध है तमिल व्याकरण से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको VVM लगा लीजिए। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति का सरस्वती घाटी क्षेत्र विस्तार में सिंधु घाटी क्षेत्र से बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में मंदिर मिले हैं। धौलावीरा से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में मंदिर मिले हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सही है। हड़प्पा संस्कृति सरस्वती घाटी क्षेत्र विस्तार में सिंधु घाटी क्षेत्र से बड़ा है, बिल्कुल सही है। धौलावीरा से कुशन पाषाण स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, ये हमें चूज करना था। तो हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में मंदिर मिले हैं, ये सही नहीं है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। मुल्ला दाऊद, अबुल फजल बदायूं या अब्दुल रहीम खान खाना। बताइए 56 नंबर। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था दोस्तों, किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था।
इब्न बतूता, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह सूरी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत दार अल इस्लाम के साथ नया जुड़ा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने अधिक हो सके उतने अधिक बुद्धिजीवियों एवं कर्मियों को आयात करने का निर्णय लिया था। ठीक है, मक्का में अध्ययनरत रहते हुए सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी का पद दिया था और उसे भारत लाया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था मक्का से भारत। ठीक है, नेक्स्ट, कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियां मिली है। कहाँ मिली है? मथुरा में, तक्षशिला में, पेशावर में या कंधार में? तो कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियां कहाँ मिली है दोस्तों? मथुरा में मिली है। ठीक है, कुषाण वंश के शासकों की मूर्ति कहाँ मिली है? मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी मानी जाती है? कंपिली, कोडविंड, पेनुकोंडा या द्वार समुद्र? तो निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है? पेनुकोंडा। नाजी जर्मनी की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। सुडेटलैंड का पराधिपत्य, लीग ऑफ नेशन का त्याग, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य या पोलैंड का आक्रमण? चलिए बताइए। इसका आंसर होगा बी, पहले लीग ऑफ नेशन का त्याग, ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, फिर सुडेटलैंड पर आधिपत्य, फिर पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय जाता है अतीला को, सिकंदर को, चंगेज खान को, शार्लमेन को। तो सेना को दशमलव प्रणाली को गठित करने का श्रेय जाता है, किसका जाता है दोस्तों? चंगेज खान को। ठीक है, चंगेज खान ने सबसे पहले जो है मंगोल सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है? रॉबर्ट ओवन, सिडनी वेब, लुई ब्लॉक, एडम स्मिथ। कौन से सामाजिक विचारक नहीं है? एडम स्मिथ। ये समाजवादी विचारक नहीं है। ये क्या है? ये एडम स्मिथ कौन है बताइए? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एडम स्मिथ। ठीक है, बाकी सारे समाजवादी विचारक। ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी किस धर्म के इतिहास से है? ईसाई, यहूदी, इस्लाम या इनमें से कोई नहीं? तो ऊंट की लड़ाई का संबंध किस धर्म के इतिहास से? इस्लाम धर्म के इतिहास से। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरबिया सब में ज़्यादा उधर पानी वगैरह है नहीं, बालू वगैरह ज़्यादा है। तो ऊंट की लड़ाई किस धर्म से के इतिहास से? इस्लाम से। इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ पर स्थित है? चट्टान का गुंबद कहाँ पर स्थित है? जेरूसलम में, रोम में, समारा में, बगदाद में। तो इस्लामी वास्तुकला का बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ स्थित है? 64 का ये जेरूसलम में। ठीक है, इसके लिए लड़ाई भी चलते रहता है इजराइल का फिलिस्तीन या मुस्लिम कंट्रियों से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायत थी? वेतन एवं पदोन्नति में भेदभाव, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार, कंपनी द्वारा सुदूर क्षेत्रों में लड़ने का भत्ता देने से इनकार, आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने का कंपनी का आदेश। क्या सिपाहियों का शिकायत था? ये सारा शिकायत था कम सिपाहियों का। ठीक है, वेतन और पदोन्नति में भेदभाव करते थे, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ किया जाना दुर्व्यवहार। ठीक है, वो वेतन और जो जितना हायर पोस्ट होता था सिपाहियों में वो अपने अंग्रेज को देते थे। ठीक है, और जो इंडियन होते थे उनको लोअर सिपाही के पोस्ट पे रखते थे।
तो ये सब चीज़ें था, तो इसका ऑप्शन होगा ये सभी डी। 19वीं शताब्दी के कोलकाता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था लॉटरी चलाना, नगर योजना, आवास आवंटन या नौकरियां बांटना। 66 का बी। 19वीं शताब्दी में कोलकाता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था नगर नियोजन। ठीक है, क्या था उद्देश्य? नगर नियोजन के प्रथम चरण का श्रेय लॉटरी कमेटी को जाता है, जिसकी नियुक्ति 1817 में हुई थी। तो नगर नियोजन का श्रेय किसको जाता है? लॉटरी कमेटी को जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? कौशल, वज्जी, अवंती, मगध। किसमें नहीं था? 6वीं शताब्दी की बात कर रहा है। बी। 6वीं शताब्दी में क्या था? राजतंत्रात्मक शासन नहीं था वज्जी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे लोकतंत्र था 6वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? डेनिस का युद्ध 1864, 7 सप्ताह का युद्ध 1866, सेडान का युद्ध 1868, क्रीमिया का युद्ध 1854-56। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? क्रीमिया के युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से संबंध नहीं है। ठीक है। फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई थी? मिराबो, रोबेस्पियर, दांते या मारा? तो किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज खत्म हुआ था? रोबेस्पियर। ठीक है। आतंक का शासन जो फ्रांस में 1793 में आरंभ हुआ था, रोबेस्पियर की मृत्यु के साथ 28 जुलाई 1794 को समाप्त हो गया था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 70 नंबर। वह पहला तुर्क मुस्लिम सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए थे कौन था? मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए थे मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही पहला तुर्क सुल्तान था जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए थे। ठीक है। 71 अभंग का तात्पर्य क्या है? विठोबा को समर्पित भक्ति का भक्त संतों के आवास, महाराष्ट्र धर्म के संतों के वस्त्र, निर्गुण संतों का साहित्य। 71 का क्या होगा? अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति का। हिंदू देवता विठल या विठोबा की प्रस्तुति में किया जाने वाला गायन अभंग कहलाता है। ठीक है। अभंग क्या होता है? अभंग होता है हिंदू देवता जो होते हैं विठल या विठोबा के प्रस्तुति में गाया जाने वाला गायन को अभंग कहलाता है। यह सतत प्रक्रिया होती है। संत तुकाराम ने अनेक अभंगों की रचना की थी। ठीक है। तो अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति का। अभंग हमारे देवता हैं जिनको विठल या विठोबा बोला जाता है, उनको खुश करने के लिए गाया जाता है, उस गायन का नाम है अभंग। 71 हुआ। अब 72 देखिए। बाबर मूलतः शासक था कहाँ का? समकंद का, फरगाना का, बदखशा का, काबुल का? बाबर कहाँ का मूलतः शासक था? 72 बाबर शासक था फरगाना का। ठीक है। बाबर मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में शासक बन गया था। कहाँ का? फरगाना का। सन 1494 में वो अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उसे फरगाना की राजगद्दी मिली थी, जो आज उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। तो बाबर मूलतः था फरगाना का। उसको 12 साल की उम्र में अपने पिता की अल्पायु में ही उसे 1494 में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उनको गद्दी मिल गया था। वो उज्बेकिस्तान, फरगाना कहाँ है? आज उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति किया जा सकता है प्रार्थना और बलिदान द्वारा, मूर्ति पूजा द्वारा, यज्ञ संपन्न करके, अष्टांग मार्गों का अनुसरण करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिए। क्या है?
बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने क्या बताया? प्रार्थना और बलिदान नहीं, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं, यज्ञ संपन्न करके नहीं। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अष्टांग मार्ग दिया है बुद्ध ने। ठीक है, बुद्ध के ने अष्टांग मार्ग दिया है जिससे आपको निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? हांगो, यांगटीसी, दंजला, फरात, गंगा, यमुना, बोलगा, डेनी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? दंजला और फरात। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूरोपियन शक्तियां प्रारंभिक आधार कौन सुमेलित नहीं है? पुर्तगाल का पणजी, डच का मछलीपट्टनम, अंग्रेज का चंद्रनगर, फ्रांसीसी का पुदुचेरी। तो कौन सुमेलित नहीं है? अंग्रेज का चंद्रनगर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। प्रारंभिक आधार, पुर्तगाल का प्रारंभिक आधार पणजी था, गोवा में ही आया था पुर्तगाली। डच सबसे पहले मछलीपट्टनम में आए थे। फ्रांसीसी सबसे पहले पुदुचेरी में आए थे। अंग्रेज कहाँ आए थे? ये आए थे गुजरात में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आया था सबसे पहले गुजरात में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? फ्रांस में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता, फ्रैंकफर्ट की असेंबली का गठन, मेटरनिख का पलायन। 76। निम्नलिखित में कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता। ठीक है, ऊर और सूसा नगर थे, यूनान के, रोम के, मेसोपोटामिया के, पर्सिया के। ऊर और सूसा नगर क्या किसके थे? ऊर और सूसा नगर थे मेसोपोटामिया के। उत्तमासा अंतर्द्वीप, उत्तमासा अंतर्द्वीप, द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा और कोलंबस। 78 बताइए। उत्तर मासा अंतर्द्वीप, द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था, क्या था यूरोपियन पुनर्जागरण? सांस्कृतिक उत्थान, धार्मिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान या आर्थिक उत्थान से संबंधित था? तो यूरोपियन पुनर्जागरण संबंधित था सांस्कृतिक उत्थान से। ठीक है, पुरातत्वविद जिसने मोहनजोदड़ो के उत्खनन किया था, दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, एस.आर. राव और बी.बी. लाल। बताइए किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा का पूछेगा तो दयाराम साहनी। ठीक है, प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, सामवेद, यजुर्वेद, नाट्यशास्त्र या कामसूत्र? तो प्रथम पुस्तक जो सामवेद से संगीत से संबंधित है, सामवेद। ठीक है, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये हमारे तीसरे वेद हैं, सामवेद। ठीक है, जो संगीत से संबंधित है। हारून अल रशीद क्या थे? अब्बासी खलीफा, तुर्क शासक, मंगोल आक्रांता या सूफी संत? हारून अल रशीद क्या थे? अब्बासी खलीफा। हारून अल रशीद क्या थे? अब्बासी खलीफा थे जिसने 786 से 809 एडी तक शासन किया एवं इसका शासनकाल वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति का काल कहा जाता है। ठीक है, हारून अल रशीद क्या थे? मंगोल आक्रांता थे। नहीं, ये थे अब्बासी खलीफा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हारून अल रशीद थे, अब्बासी खलीफा थे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनका शासनकाल वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक काल पर प्रगति कहलाता है। रासपुतीन कौन था?
रूस का जार समाजवादी नेता, जमींदार या दुष्ट साधु? रास्पुतिन कौन था? दुष्ट साधु था। ठीक है, रास्पुतिन कौन था? दुष्ट साधु था, जिसे पागल साधु या काला साधु भी कहा जाता है। एक रहस्यवादी था। सोसाइटी ऑफ जीसस जिसुएट संघ का मूल उद्देश्य था मानव कल्याण, कैथोलिक मत की रक्षा और प्रचार, प्रोटेस्टेंट प्रचार सभी। तो 84 का क्या होगा? बी, कैथोलिक मत के रक्षा और प्रचार। क्या है क्वेश्चन कि सोसाइटी ऑफ जीसस क्या था? कैथोलिक मत की रक्षा और प्रचार। मुगल शासन में प्रथम श्रेणी की भूमिका थी पोलज, परौती, चच्चर और बंजर का। तो मुगल शासन में प्रथम श्रेणी की भूमिका क्या थी? पोलज का। ठीक है, मुगल श्रेणी काल में जो प्रथम श्रेणी की भूमि थी उसको नाम था पोलज। अशोक महान को किस युद्ध में से हिंसा से घृणा हो गया था? प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध या खानवा का युद्ध? बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अशोक महान को किस युद्ध से हिंसा से घृणा हो गया था? किस युद्ध के बाद अशोक ने अपना हथियार त्याग दिया था? बताइए। कलिंग युद्ध से। ठीक है, कलिंग उड़ीसा में एक जगह है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक महान ने इसी समय जब खून से लथपथ देखा तो इसने पूरा हिंसा से इसका मोह भंग हो गया। इसने यहीं से हिंसा करना बंद कर दिया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्रांति पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? ड्यूमा, डाइट, स्टेट जनरल कांग्रेस। क्रांति के पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? बताइए। ड्यूमा, डाइट, स्टेट जनरल कांग्रेस। क्रांति पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? स्टेट जनरल। ठीक है। पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, कर्नल मैकेंजी, लॉर्ड एलिफेंस्टन, जॉन मार्शल। पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया था कौन था? कर्नल मैकेंजी। पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया कौन था? कर्नल मैकेंजी। निम्नलिखित में से किसी यूरोपियन शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपने व्यापार का प्रभाव स्थापित किया था? पुर्तगाल, ब्रिटिश, फ्रांसीस, डच। किसने सबसे पहले किया था भारत में अपना व्यापार? सबसे पहले भारत में व्यापार स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित खलीफाओं को सही क्रम में व्यवस्थित किया? अबू बकर, उस्मान, उमर, अली। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी। पहले आएगा अबू बकर, फिर आएगा उमर, फिर आएगा उस्मान, फिर अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जुपिटर, आकाश और बिजली, वीनस, प्रेम, सौंदर्य। इसको मैच करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। (94) गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को संग्रहित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इस रचना को कहते हैं गुरुमुखी, आदि ग्रंथ, गुरु ज्ञान या गुरु पर्व। गुरु नानक, बाबा फरीद, गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को संग्रहित किसने किया था? करने का श्रेय अर्जुन देव को जाता है। इस रचना को क्या कहते हैं? अर्जुन देव ने जितना गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास, कबीर के वाणी था उसको संग्रहित किए थे गुरु अर्जुन देव ने। तो उसको क्या नाम दिया गया? गुरुमुखी, आदि ग्रंथ, गुरु ज्ञान या गुरु पर्व। उसको नाम दिया गया है आदि ग्रंथ। ठीक है, इसको नाम दिया गया है आदि ग्रंथ। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? शकिंसा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ,
रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदन स्तंभ। किसका बना हुआ है? शकिंसा स्तंभ। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? शकिंसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य निम्नलिखित में से कहाँ से आए थे? कश्मीर से, मध्य एशिया से, उत्तर ध्रुवीय प्रदेश से, तिब्बत से। चलिए बताइए। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? उत्तर ध्रुवीय प्रदेश से। ये बाल गंगाधर तिलक के अनुसार है कि आर्य आए थे उत्तर ध्रुवीय प्रदेश से। आर्य एक अत्यंत सभ्य जाति थे जो उत्तर ध्रुवीय प्रदेश साइबेरिया से आई थी। ये बाल गंगाधर तिलक बोलते थे। बाल गंगाधर तिलक बोला, तिलक के अनुसार आर्य एक अत्यंत सभ्य जाति थे जो उत्तर ध्रुवीय प्रदेश साइबेरिया से आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी थे। मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी थे ब्राह्मण, मंदिर, सिपाही, अधिकारी, ब्राह्मण और मंदिर। कौन थे? ब्राह्मण और मंदिर। मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी थे ब्राह्मण और मंदिर। ठीक है, कौन थे? कि मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान जो था अधिकांशतः मंदिरों और ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, मध्यकालीन दक्षिण भारत में जितना भूमि अनुदान था मंदिरों को या ब्राह्मणों को दिया जाता था। उनको इस अनुदान हेतु सुपात्र समझा जाता था। उनको मतलब पात्र समझा जाता था कि नहीं, भूमि दान के पात्र हैं ये लोग। मंदिर और ब्राह्मण को दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो 2 पेज आज हम लोगों ने फिर पढ़ा 96 तक। अगले क्लास में हम लोग 96 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 2-2 पेज करके पढ़ेंगे। एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा 2-2 पेज करके पढ़ेंगे। वीडियो आधा घंटा के आसपास का हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक आज क्लास को रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म होगा। ठीक है, पूरा हिस्ट्री का अप्रॉक्स 300 के आसपास है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ज्योग्राफी का शुरू होगा, पॉलिटी का शुरू होगा। ठीक है, ये सब आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।